हेलो। नमस्कार बेटा, नमस्कार। गुड आफ्टरनून मेरे बच्चे। आज ये सारे के सारे छोटू भैया। नमस्कार मेरे बच्चे, नमस्कार जी। आ रही है बेटा आवाज? आवाज क्लियर है एकदम? हाँ, सारे बच्चों को आ रही है आवाज? आज मुझे एक बार ये बता दे, वीडियो चल गई, क्लास चल गई तो मैं फिर पढ़ाना चालू कर दूं? हाँ जी सर। चल गई, ओके। आज मेरे दोस्त, क्या कर रहे थे हम? एक टॉपिक प्रोनाउन। प्रोनाउन में क्या चालू किया था बेटा? हमने यूज ऑफ दैट स्टार्ट किया था, है नहीं? हाँ बेटा, अभी तबीयत में आराम है, सब ओके है। गर्मी बहुत ज्यादा है। मैं अब ये देखो ना, ब्लेजर लेके ही आया हुआ था, बट अब इतनी ज्यादा गर्मी होगी स्टूडियो में, लाइट्स वाइट्स की, तो कि ब्लेजर निकालना ही पड़ गया। सब ओके है? आ जाओ मेरे दोस्त। देखो बेटा, हमने जो कल किया था वो यूज ऑफ दैट किया था बेटा। चलो एक बार जरा रिदम पकड़ ले दैट की। देखो भाई, यूज ऑफ दैट, चार दैट फंक्शन करता है बेटा। और चार दैट में से, ठीक है, एक से चार दैट में से हमने क्या किया बेटा? चारों में से इसको रिलेटिव प्रोनाउन को पकड़ लिया। दैट जब पर्सन या एनिमल दिखाना हो या पर्सन या थिंग दिखाना हो तो हमारे पास दैट रिलेटिव, ठीक है, प्रोनाउन यूज होगा बेटा। ये था इसका पहला फंक्शन, ठीक है। आओ जी दूसरा बेटा। दैट जो रिलेटिव प्रोनाउन है बेटा, उसमें सिंगुलर, प्लूरल या सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आप उसे कैसे भी यूज कर सकते हैं, ये मैंने बताया। दूसरा फंक्शन, तो दो फंक्शन क्या थे दैट के? दैट पर्सन प्लस थिंग या पर्सन प्लस एनिमल को दैट ही दिखाएगा, बाकी कोई रिलेटिव प्रोनाउन नहीं दिखाएगा। आगे की बात क्या है मेरे दोस्त? दैट रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है वो सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है, वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। दो चीज। तीसरी बेटा, अगर हु आ जाए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, और हु ही हमें दोबारा भी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के लिए यूज करना हो, तो हम हु को बोलेंगे भाई साहब आप साइड हो जाए। हाँ, किसको आने दे? हम दैट को ले आएंगे ताकि वो रिपीटेशन अवॉइड हो जाए। फिर हमने देखा बेटा, अगर दोज आ जाएगा तो दोज आ जाएगा, तो हु जो है आ जाएगा, क्योंकि फिर दोज दैट में जो है, दैट दोज में इंक्लूड है, तो वो रिपीटेशन अवॉइड हो जाएगा। अगली बात, फिर दैट का एक फंक्शन समझने के लिए मेरे बच्चे आपको रिलेटिव क्लॉज के टाइप सिखाए मैंने। जब रिलेटिव क्लोज के टाइप सिखाए तो मैंने बोला बेटा, जहां दैट आ सकता है वहां हु भी आ सकता है या विच भी आ सकता है, कैसे पता करें? तो क्लोज दो टाइप की होती है, रिलेटिव क्लोज डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग। जो नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज होते हैं बेटा, वो किसी ना किसी नाम के लिए आ रही होती हैं। जब वो नाम को डिफाइन कर रही होती हैं तो हमने क्या बोलते हैं? हम उनको क्या कर देते हैं बेटा, कि तुम साइड हो जाओ, दैट नहीं आएगा, बाकी रिलेटिव प्रोनाउन आ जाएंगे। दैट सिर्फ और सिर्फ किस में आएगा बेटा? दैट सिर्फ और सिर्फ किस में आएगा? डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज में आ सकता है, नॉन डिफाइनिंग में कभी नहीं आएगा। सर ये क्लोज हमें पेपर में कैसे पता चलेंगी? बेटा नाम से पता चल जाएगी। नाम है तो वो, ठीक है, नॉन डिफाइनिंग है। अगर नाम नहीं, किसी चीज की एक्सप्लेनेशन है, तो वो डिफाइनिंग। दूसरा कोमा, बट कोमे की मदद मैंने कहा था ज्यादातर एग्जामिनर पेपर में नहीं देते, क्योंकि बच्चा हिंट पकड़ लेता है या कई बच्चे रूल रट लेते हैं, कोमे के बाद दैट ना लगाए, वो इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। पहली दूसरी बात डन है। अब आगे बढ़े। इसी का एक क्वेश्चन मैंने आपको कराने को कहा था, अब इसका एक क्वेश्चन दे रहा हूं मेरे बच्चे, और आप सोल्व करोगे। ये सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, प्लस सेम क्वेश्चन एनडीए में भी दिया गया था। क्या क्वेश्चन था? उसने कहा था, अब कॉपी करना बेटा आपने, उसने कहा था द एमवी कंपनी, इसी के नीचे कॉपी करना बेटा, जो कल सिखाया ना, डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज, इसी के नीचे आपको, ठीक है, कॉपी करना बेटा इसको। द एमवी कंपनी that that is a US company has invested in India। एग्जाम में यू दिया था बेटा, इसको ऐसे और ऐसे बोला, बताओ इसमें एरर है या नहीं है। अब आप उसको सोचिए बेटा। चाय पिएगा कोई? नहीं, ठीक है बेटा। समझ उसी को आएगा जिसने प्रोनाउन की सारी क्लासेस ली होंगी।
अरे मजाक है, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है। कैसे पता चला? कोमा दिया? नहीं सर, बुद्धि लगाई, बुद्धि लगाई। एमवे कंपनी, हाँ ये नेम है सर। तो 100% जो दैट इज अ यूएस कंपनी बनेगा, ये नॉन डिफाइनिंग बनेगी, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। और उसके लिए सर दैट नहीं, हमें यहां विच लगाना था। ठीक है, चलिए दिस इज द कार विच या दैट आई वॉन्ट टू बाय। भाई ये वो गाड़ी है जो मैं खरीदना चाहता हूं। ठीक है बेटा, अब इसमें क्या हुआ? इसमें आपने बोला भाई ये वो गाड़ी है जो मैं खरीदना चाहता हूं, दोनों सही। क्यों? क्योंकि ये डिफाइनिंग है। बट डिफाइनिंग का कभी ये मतलब नहीं होता बेटा उसमें दैट आएगा फिर विच बोलेगा, मैं नहीं हो रहा। विच तो आता ही है। विच, हु, हुम, ये ऐसी चीजें हैं बेटा जो हर जगह आपको दिखाई दे जाए, जो आपको हर जगह दिखाई दे जाए। डिफाइनिंग, नॉन डिफाइनिंग। लेकिन नॉन डिफाइनिंग में दैट नहीं आएगा बस। तो दैट के नखरे हैं बेटा, ये नहीं। अब बच्चे आपने क्या सोचा इधर दैट आएगा, अरे विच क्यों नहीं आएगा बेटा? विच भी सही है, दैट भी सही है। याद आया? दोनों सही है। क्यों? क्योंकि बेटा नखरे दैट के हैं। दैट कहता है मैं नॉन डिफाइनिंग में नहीं आऊंगा, मैं खाली डिफाइनिंग में आऊंगा। बाकी तो बेटा दोनों में आएंगे। ठीक है, इसको लिख लो, भूलो, इसके बाजू में लिख लो। हु भी आएगा, हुम भी आएगा, जो भी यार रहन दो, उसको याद ही रखना, कहीं कंफ्यूज करो तुम, कुछ भी आएगा, ऐसा नहीं है। तो इसमें कल सिखाया तो आप भूल गए शायद। यहां देखो बेटा, हु भी सही था और दैट भी सही था। हु भी सही था, दैट भी सही था। लेकिन यहां हु सही था, दैट घट गया। क्यों? क्योंकि ये नॉन डिफाइनिंग होगी। वेरी गुड, आ गया अब समझ? तो यहां बेटा दोनों सही। अब उस समस्या से बाहर आ गए। चलो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, है ना? प्यारी प्यारी चीज है। अगला कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? अगला कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा, मैंने दैट का प्रेपोजिशन का केस नहीं कराया ना, अब उसको सोचेगा बच्चे। जब दैट को प्रेपोजिशन की जरूरत पड़ती है एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट, प्रेपोजिशन कहां आती है? एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट। बेटा उस स्टेटमेंट के एंड में प्रेपोजिशन लगाते। थोड़ा रिवाइज करा दो बेटा। हु के केस में भी क्या थी? सेम। प्रेपोजिशन कहां आती थी? एट द एंड। बेटा विच के केस में क्या था? सर प्रेपोजिशन विच से पहले थी और हुम से भी पहले थी। बेटा ये बात अब सिखाई मैंने, दैट भी प्रेपोजिशन कहां लेगा? बाद में लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि पुत्र जी दैट भी अपने ऊपर फोकस मारेगा। वो बोलेगा फोकस मेरे पर है ना भाई, ये तो काम ही यही करता है, ये फोकस पे रहेंगे। तो ये हमेशा किस पे रहते हैं? फोकस पे। और अपना फोकस मेंटेन करने के लिए ये हरकतें ये करते हैं। ठीक है, लेकिन ये सेम। ठीक है, पीछे का ओपिनियन नहीं हुआ। फटाक से बेटा हाथ चलाओ, फटाफट चलाओ, क्या कर रहे हो तुम? फटाफट हाथ चलाओ, ये तो गलत बात है तुम्हारी। हो राम। स्पोकन क्लास में मजा आ गया? मैं कह नहीं रहा था मजा आएगा। स्पोकन बैच मजेदार बैच होता है बेटा। आज की क्लास में मजा आएगा। स्पोकन में आप क्या पाओगे कि अच्छी है सर, दिन का 1 घंटा हमारे पास, आराम से आपका टाइम पास भी होगा, आराम से आपका इंटरेस्ट भी बनेगा, इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी हो जाएगी, सारी चीजों की प्रिपरेशन हो जाएगी, इंग्लिश बोलना भी सीख जाओगे। तो वो तो एक रिफ्रेशिंग आवर मानो आप अपना। मजा आएगा, मजा तो डेफिनेटली आएगा बेटा। ठीक है, देखो जी बच्चे, तो ये आसान हो गया। जब हमने यहां तक चीजों को देखा तो इसका एक क्वेश्चन देखो बेटा। अगर मैं ये कहूं दिस इज द होटल, दिस इज द होटल इन विच दे स्टेट, ये वो होटल है जिसमें वे रुके थे। बात सही है, बात गलत है? बिल्कुल सही है।
बेटा इसको दैट से बनाना, दिस इज द होटल इन विच द स्टेट। आपने बोला बिल्कुल सही है सर, आपने हमें सिखाया था विच से पहले प्रेपोजिशन आएगी, अगर प्रेपोजिशन नहीं होता तो एरर होता बेटा ये। हाँ, अब जरा इसको लिखा के देखो, आप क्या लिखोगे इसे दैट से बनाना बेटा, दिस इज द होटल, हाँ, दैट दे स्टेड इन, वेरी गुड। अब बेटा प्रेपोजिशन बाद में, दिस इज द होटल दैट दे स्टेड। नॉन डिफाइनिंग कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ सर? दलवीर मेरे बच्चे, नॉन डिफाइनिंग का मतलब होता है पुत्र जी जो एक्स्ट्रा बकवासबाजी है, और एक्स्ट्रा बकवासबाजी का मतलब क्या हुआ, जो बेटा नाम ऑलरेडी आ गया वो इंट्रोडक्शन हो गया, तो नाम को जब आप आगे एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हो तो नॉन डिफाइनिंग होती है, मतलब उसको देखने की जरूरत नहीं थी, मोहित विल हेल्प करन, बात खत्म हुई। लेकिन यहां से इसको हटाऊंगा तो इंफॉर्मेशन पर इफेक्ट आ जाएगा बेटा, ठीक है, ये चीज रिवीजन नहीं किया होगा ना तूने। तो क्या बना ये, दिस इज द होटल इन विच दे स्टेड, और ये बन गया, ठीक है बेटा। चलो अब मैं आपको एक प्यारा सा क्वेश्चन और देता हूं, आज आपको मजा आ जाएगा उस क्वेश्चन को जानने में। क्या इसको और किसी तरीके से लिख सकते हो? नहीं बेटा। क्या यहां हु आ सकता है? नहीं। क्या यहां हुम आ सकता है? नहीं सर। क्यों मजाक कर रहे हो? क्यों? होटल है, नॉन लिविंग थिंग है सर, और थिंग्स के लिए या तो विच आता है या दैट आता है, लेकिन प्रेपोजिशन का केस था तो प्रेपोजिशन की लोकेशन बदल दी गई है छोटू भाई। यहां क्या विच और दैट सही थे दोनों? हाँ, क्योंकि ये प्रेपोजिशन का केस ही नहीं था, लेकिन प्रेपोजिशन के केस में प्रेपोजिशन की पोजिशन आपको देखनी होगी बेटा। ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक भी तो होता है ना एक, ठीक है, समझ आई बात? बहुत बढ़िया बेटा, समझ उसी को आएगा जो टॉपिक को पहली क्लास से देखेगा, रिवाइज करेगा। जिसको कम समझ आता है, जिनके कमजोर है इंग्लिश में, दो दो तीन तीन बार क्लासेस को देखेंगे, तब बनेगी मेहनत, ठीक है। आओ जी, अब अगला क्वेश्चन देखो, एक बहुत प्यारा बात बताता हूं बेटा। अगर मैं ये बोल दूं दिस इज द प्लेयर, दिस इज द प्लेयर, हाँ, अबाउट whom दे वर टॉकिंग, ये वो प्लेयर है जिसके बारे में वो बात कर रहे थे, ये वो प्लेयर है जिसके बारे में वो बात कर रहे थे। अब मुझे एक बच्चे बात बताओ, क्या आप इसे हु से भी लिख पाओगे? हाँ सर, बिल्कुल लिख पाएंगे, क्योंकि आपने में सिखाया था अगर वो चीज सही है, नो एरर है बेटा, क्योंकि ऑब्जेक्ट है और इससे पहले प्रेपोजिशन है। तो अगर ये सेंटेंस सही है तो आपने हमें सिखाया था सर इसको लिखने का एक और तरीका हो सकता है। आप लिखोगे दिस इज द प्लेयर, हाँ, दिस इज द प्लेयर हु दे वर टॉकिंग अबाउट, दे वर टॉकिंग अबाउट। आपको लिखने का तरीका इसका ये भी हो सकता है बेटा, ठीक है। तो आपने इसमें क्या देखा सर, आपने हमें सिखाया था हु आ जाएगा तो प्रेपोजिशन एट द एंड आ जाएगी, जो प्रेपोजिशन इसमें पहले है। दो तरीके हुए, लेकिन मेरे बच्चे एक तरीका और जुड़ गया। क्यों? क्योंकि ये तो डिफाइनिंग है, डिफाइनिंग क्लॉज है। दिस इज द प्लेयर कौन से वाला? तो आगे एक्सप्लेन कर रहे हो प्लेयर को, तो डिफाइनिंग क्लॉज हुई बेटा, कोमा वोमा बिल्कुल भी नहीं आया, तो डिफाइनिंग है। तो मेरे बच्चे एक बात बताओ, तो प्लेयर के लिए क्या दैट नहीं आ सकता? दैट तो इंसान और उनके लिए आता है। वेरी गुड। तो आप क्या करोगे मेरे बच्चे, एक और बार इसे ऐसे आप लिख सकते हो, दिस इज द प्लेयर, और बेटा हु की जगह दैट लगाओ। दैट भी प्रेपोजिशन कहां यूज कराएगा? पीछे, दे वर टॉकिंग अबाउट। अरे मेरे बच्चे खुश हो जाओ, ये तीनों सेंटेंस सही हैं। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। फर्क है तो किस चीज का? यहां इस पर फोकस है, यहां इस पर फोकस है, और यहां इस पर नहीं, इस पर फोकस है। समझाओ? ये वो प्लेयर है वे जिसके बारे में बात कर रहे थे, ये वो प्लेयर है जिसके बारे में वो बात कर रहे थे, ये वो प्लेयर है जिसके बारे में वो बात कर रहे थे। इसमें पहले ही होता है, ये वो प्लेयर है वे जिसके बारे में बात कर रहे थे। फर्क होता है बेटा। एक बात बताओ, कौन है वो जिसके साथ तुम रहते हो? कौन है वो? मुझे उससे मतलब है। तुम किसके साथ रहते हो? मुझे तुमसे मतलब है। फोकस बदलता है बेटा, फोकस बदलता है। विद होम डू यू लिव, मतलब तुम किसके साथ रहते हो, और हु डू यू लिव विद, कौन है वो जिसके साथ तुम रहते हो। तो हु के केस में जो प्रेपोजिशन पीछे फेंकी तो हु बाप बन के बैठ गया सेंटेंस का, और जब तुमने बोला विद होम डू यू लिव तो यू बाप बन के बैठ गया सेंटेंस का। फर्क है बेटा, कौन है वो जिसके साथ तुम रहते हो, और तुम किसके साथ रहते हो, फर्क है ना बेटा। मीनिंग दे सेम है, आंसर सेम आएगा, जिसके साथ भी रहते हो बता दोगे, लेकिन
फोकस का फर्क है। लेकिन मेहनत लगेगी, कंधों पे स्टार ऐसे ही नहीं आते मेरे बच्चे, प्यारी प्यारी नौकरियां इस जिंदगी में ऐसे ही नहीं मिलती। अब पहन लेता हूं भाई, अब एसी पे कर लिया है काम चालू और अब लग रही है मेरे को ठंड। एक दो बच्चों ने टोक भी दिया, कहता आप स्लीव मत पहनो सर, अभी बुखार ठीक हुआ नहीं है ढंग से, आपको नखरे भारे हैं। चलो भाई पहन लिया। अब आया, तो ये बात अपने दिमाग में आपने बैठा के चलनी। लेकिन बेटा जब यहां सिर्फ दो ऑप्शन क्यों बने, क्योंकि हूर हम तो होटल के लिए आएगा नहीं, तो इसमें किस पे फोकस हुआ, आ जाओ बेटा इसमें भी लिखो, इसमें इस पे फोकस हुआ। क्यों, क्योंकि विच पे फोकस नहीं, और इसमें किस पे फोकस हुआ, दैट पे। तो क्या मतलब हुआ मेरे बच्चे इसका, देखो ये वो होटल है वे जिसमें ठहरे थे, और ये वो होटल है जिसमें वे ठहरे थे, ये वो होटल है जिसमें वो ठहरे थे, ये वो होटल है वे जिसमें ठहरे थे। हिंदी में ये फर्क आ जाता है। ठीक है जी, डन है बेटा। होटल वाला एक एग्जांपल एक्सप्लेन कर दो सर, तो कर दिया मेरे बच्चे। आइए, तो भाई दैट का पंगा खत्म हुआ सर, कोई डर नहीं है सर। ठीक है, अब एक चीज को और आगे सीखने की कोशिश करते हैं बेटा, यहां तक हुआ ना। हाँ, आज वोकैब की क्लास होगी, आज स्पोकन की भी होगी, आज वोकैब की होगी। बैक टू द फॉर्म। देखो मेरे बच्चे, ध्यान से सुनिए। अच्छा बच्चा क्या है, जो अपनी चीजों को रेगुलर रखता है। सपोज करो मेरे बच्चे, एक बच्चा है वो एक्सरसाइज करता है, हाँ उसने बीच में 2 दिन नहीं की, फिर एक्सरसाइज की, ठीक है करता रहा करता, बीच में फिर कभी एक दिन नहीं की, फिर करता, तो ये थोड़ा ना उसकी हेल्थ खराब हो जाएगी, हेल्थ अच्छी रहेगी। ऐसा ही आपका काम है बेटा, मेहनत करते रहो। हो सकता है 1-2 दिन आप कम पढ़ो, जैसे बच्चा लग रहा है कल मैं कम पढ़ पाया, तो आपको आज एहसास है आप कम पढ़े, इससे प्यारी बात क्या होगी, आज फिर से अपने पुराने रूटीन पे आ जाओ, फिर पढ़ो फिर पढ़ो फिर पढ़ो। तो ये रखना है ना, लगातार पढ़ते रहो। तो हमने क्या लिखा बेटा, दिस इज द प्लेयर दैट दे वर टॉकिंग अबाउट, बहुत आसान हो गया। अगला कॉन्सेप्ट आ जाए, इस वाले को ध्यान से सीखो बेटा। कई बार एंटीसीडेंट में एक चमत्कार होता है, और वो ऐसा चमत्कार होता है कि वहां दैट सही हो जाएगा, वहां हु, विच, होम, ये सब गलत हो जाएंगे। तो ऐसा क्या होगा सर कि बेचारे तीनों गलत हो जाएंगे और सिर्फ दैट सही हो जाएगा। ठीक है, दैट सही होगा, ऐसा क्या हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्या हो जाएगा। तो इस एंटीसीडेंट को जरा समझने की कोशिश करना बेटा। इसीलिए जो बच्चे रूल से पढ़ते हैं बेटा, वो बहुत गंदे तरीके से फेल होते हैं, क्योंकि वो रूल एक जगह काम करेगा दूसरी जगह नहीं करेगा, बच्चा फेल बेचारा। ठीक है, वेरी गुड। तो हमने क्या करेंगे, एंटीसीडेंट को समझना। कई बार क्या होता है बेटा, एंटीसीडेंट में आपको सुपरलेटिव डिग्री दिख जाती, सुपरलेटिव डिग्री दिख जाती है। तो आपने बोला सर उससे क्या हो गया, देखो बेटा क्या हो जाए। आपने ये चीज लिखी, हाँ अब आप 2 लाइन का गैप छोड़ दो बेटा। कितनी लाइन का, 2। एक तो यहां लिख दोगे आप इसको, और एक नीचे वाली लाइन का गैप छोड़ दो। 2 लाइन का गैप छोड़ के एक सेंटेंस लिखे। मैंने लिखा बेटा, दिस इज द बेस्ट प्लेयर, दिस इज द बेस्ट प्लेयर। हाँ, मैंने इसे लिख दिया। हु या दैट, ठीक है, कैन बी सिलेक्टेड। देखो बेटा, सब्जेक्ट का काम करना है, हु तो हुम तो वैसे ही नहीं आएगा, विच इंसान के लिए वैसे ही नहीं आएगा। अब फर्क पता है क्या है, अगर मैं ये बेस्ट हटा दूं, पेपर में ऐसे दे, दिस इज द प्लेयर हु या दैट कैन बी सिलेक्टेड, दोनों सही, कोई दिक्कत नहीं बेटा। फिर तो पेपर में अगर ऐसे आ गया तो दिस इज द प्लेयर हु कैन बी सिलेक्टेड, दिस इज द प्लेयर दैट कैन बी सिलेक्टेड, दोनों सही। लिख लो तुम इस एग्जाम्पल को भी, लिख लो यार, ऐसे लिख लो, दिस इज द प्लेयर हु या दैट, बेटा दोनों सही। क्यों, क्योंकि ये तो सर डिफाइनिंग है, डिफाइनिंग कर रहे हो, दोनों सही है सर। इंसान के लिए तो हु भी आता है, दैट भी आता है, सब्जेक्ट है। हाँ सर, हुम गलत हो जाता क्योंकि हुम सब्जेक्ट का काम नहीं करता, विच गलत हो जाता क्योंकि विच इंसान के लिए नहीं आता। ठीक है, आसान हुआ। अच्छा दूसरा एग्जाम्पल देखो बेटा, इसी में मैंने एक छोटी सी कारस्तानी कर दी।
मैंने बोला दिस इज द बेस्ट प्लेयर, दिस इज द बेस्ट प्लेयर दैट या हु कैन बी सिलेक्टेड, जो सिलेक्ट किया जा सकता है। ये बेस्ट प्लेयर है जो सिलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है जी, आपने ये देखा। अब आपने इसमें क्या समझना है, इसमें आपने ये समझना बेटा दिस इज द बेस्ट प्लेयर दैट या हु कैन बी सिलेक्टेड। सर आपने एक चीज की, इसमें सुपरलेटिव डिग्री लिख दी। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब क्या होता है भाई साहब, अब आप सबसे टॉप हो गए, होता है ना बच्चे, क्या गुड, बेटर, बेस्ट, अच्छा, उससे अच्छा और सबसे अच्छा। सुपरलेटिव डिग्री टॉप लेवल पे आ गई। अब मैंने बोला मतलब हाईलाइट करना है, मतलब पिन पॉइंट करना है, उसके लिए भाषा में दैट यूज होता है। सब हार गए, बाहर। अब आपने पेपर में देखा, हाँ ये तो जयदीप सर ने हमें पढ़ा रखा है, पत आपने मारी लातों को पत्रे, दैट भाषा ही तो है। मतलब दिस इज द बेस्ट प्लेयर दैट कैन बी सिलेक्टेड। यही कल स्पोकन में कह रहा था ना कि आप एक्सप्रेशन देखा करो। ये बात ऐसी नहीं है छोटी मोटी नॉर्मल बोल दोगे, दिस इज द प्लेयर दैट कैन बी सिलेक्टेड, आप इसको बोलोगे दिस इज द बेस्ट प्लेयर दैट कैन बी सिलेक्टेड, तो वहां आप मेरे बच्चे दैट ले आए, सुपरलेटिव। आगे सुनो, मैंने बोला ये भाई मेरा बेस्ट है, दिस इज द बेस्ट, भाई ये बेस्ट है यार, दिस इज द बेस्ट विच या दैट आई कैन डू, भाई ये बेस्ट है जो मैं कर सकता हूं। तो बेटा विच की औकात नहीं है आप, दिस इज द बेस्ट दैट आई कैन डू, समझे सर। करो बेटा कॉपी। अब और एग्जाम्पल लिखवाऊंगा भी, तभी तो 2 लाइन का मैं क्या करूंगा, लिखवाऊंगा तो एग्जाम्पल, लिखवाऊंगा एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल भी साथ साथ आप कॉपी करते चलोगे। पहले करो बेटा, फिर अगले एग्जाम्पल की बात करते। होए राम, साथ साथ कॉपी करते चलना, अपना फर्ज समझते चलना। बेटा कामयाब वही होता है जो बच्चा चीजों को सीरियसली एक दिन नहीं, हर दिन उसी जोश, उसी उत्साह, उसी उमंग के साथ पढ़ता है। है ना बेटा। डन, चलो अब अगले एग्जाम्पल देखो बेटा, बाद में लिखवाऊंगा ये चीज, पहले एग्जाम्पल देखो। अगर मैं ये बोल दूं दिस इज द ओनली स्टूडेंट, बेटा बात समझ, अब मैंने यहां ये हटाया तो ये नॉर्मल केस लग रहा है, दिस इज द स्टूडेंट, दिस इज द ओनली स्टूडेंट, बात बढ़ गई बेटा, लहजा बढ़ गया है ना। अब मैंने बोला दैट या हु कैन हेल्प यू, ये है वो इकलौता स्टूडेंट जो तुम्हारी मदद कर सकता है। तो बेटा अगर पेपर में होता दिस इज द स्टूडेंट, दिस इज द स्टूडेंट दैट हु कैन हेल्प यू, दोनों सही थे, लेकिन अब आपने क्या लगा दिया बेटा, दिस इज द ओनली स्टूडेंट। अब आपने देखा सर एंटीसीडेंट में कुछ हलचल हो रही है सर, मैंने लगा क्या हलचल हो रही है सर, ये हलचल हो रही है। अब भाई आ गया भाई, आसान हुआ, वेरी गुड। देख रहे हो क्या फर्क पड़ रहा है। ऐसा ही ध्यान से सुनो बेटा, अगर मैं बोल दू दिस इज द सेम गर्ल, दिस इज द सेम गर्ल दैट या whom या who दे मेट यस्टरडे, जिससे वो कल मिले थे, ये वो सेम लड़की है जिससे कल वो मिले थे। देखो बेटा सबसे पहली बात तो ये, यहां हु बोलेगा भाई मैं तो वैसे ही नहीं आऊंगा, मैंने बोला क्यों नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट का काम है ना बेटा, ऑब्जेक्ट का काम है, तो हु ने तो बोला मैं तो वैसे ही बाहर हो गया, ठीक है।
फिर मैंने बोला एक बात बताओ, यहां अगर सेम ना होता, दिस इज द गर्ल हुम दे मेट यस्टरडे और दिस इज द गर्ल दैट दे मेट यस्टरडे, दोनों सही थे बेटा, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट के तौर पे हम हुम भी लगा सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट के तौर पे हम दैट भी लगा सकते हैं। लेकिन बेटा ऐसा क्या हुआ, अरे सर द सेम, सर फोकस बढ़ गया सर, पिन पॉइंट कर दिया सर, और पिन पॉइंट करने के लिए कौन आता है बेटा, दैट। अब इसका भी पत्ता साफ, ठीक है, अब इसका भी पत्ता साफ। तो वो आपका कमाल यहां पर ये दिखाना है। तो आपने बोला हाँ सर ये तो चीज इतनी ज्यादा भारी भरकम भी नहीं है, बहुत आसान सा लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे, वापस इसी पेज पे आप क्या लिखोगे, जब आपको द सेम दिख जाए एंटीसीडेंट में, द ओनली दिख जाए, तो उसके लिए भी आप दैट का इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे। देख रहे हो, क्योंकि वो पिन पॉइंट करना रहना पड़ गया। ये बोला द बेस्ट प्लेयर, बेटा अब ये पूरा का पूरा एक हाईलाइट हो गया फैक्टर। आगे सुनिएगा अगला। तो इस एग्जाम्पल ने भी हमें बहुत कुछ सिखाया। अगर मैं ये बोल दूं बेटा, आई हैव इन्वाइटेड, I have invited the few friends that या which I have in Delhi। भाई जो भी मेरे दिल्ली में दोस्त हैं, मैंने उन सबको इनवाइट कर लिया है। तो अब क्या पाओगे आप यहां, अब एक बात पाओगे बेटा, आई इन्वाइटेड द फ्यू फ्रेंड्स, उन कुछ दोस्तों को इनवाइट कर लिया है। तो बहुत मोटी लाइन हो गई, उन कुछ दोस्तों को इनवाइट कर लिया है। बेटा आपने बोला उन कुछ दोस्तों को, आप बात बढ़ा रहे। और फ्यू में अलग से भी समझाऊंगा मेरे बच्चे कि फ्यू क्या होता है, फ्यू आ फ्यू द फ्यू, लिटिल ला लिटिल द लिटिल, इनको अलग से भी पढ़ाऊंगा। तो आपने बोला सर ये तो द फ्यू, फ्यू ऐड हो गया सर अलग। हाँ अब आ गया जी, अब बच्चा। अगर मैं ऐसे बोलता इसको ऐसा होता पेपर, तो दोनों सही थे बेटा, ये आ गया तो ये सही हो गया। ठीक है, करो एक बार कॉपी यहां तक। ठीक है भाई, देखो बेटा अगला एग्जांपल, मैंने बोला मेरे बच्चे ही हैज द लिटिल मनी दैट या विच हिज फादर गेव हिम, उसके पास वो कुछ पैसा है जो उसके पिताजी ने उसे दिया था। हाँ तो बेटा आप देख रहे हो द लिटिल मनी है मेरे बच्चे, द मनी होता तो दोनों सही, लेकिन आपने एक और एक्स्ट्रा जोड़ दिया, तो बेटा फिर से इसका पत्ता साफ है ना मेरे बच्चे। आसान होती जा रही है, हर बात का मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं ताकि दिल में आपके वो बात बैठ जाए, आप इसको रिवाइज करोगे, फिर हम एरर्स में भी करेंगे तो आप इनको तुरंत पहचान पाओगे। आगे सुनो बेटा, मैंने बोला देयर इज नन, कोई नहीं है, देयर इज नन, कोई नहीं है, हु या दैट कैन हेल्प यू, कोई नहीं है जो तुम्हारी मदद कर सके। अरे जब कोई है ही नहीं, हाँ तो उसके लिए हु क्या लगाओगे, हु तो बेचारा कोई स्पेसिफिक के लिए आ जाता था, अब कोई भी नहीं है, इसलिए उन्होंने बोला यार नन के लिए भी फिर आप दैट लगाओ, ऐसी बात के लिए भी जब कोई है ही नहीं तो खोला खाली। सो देयर इज नन दैट कैन हेल्प, कोई नहीं है जो तुम्हारी मदद कर सके। तो नन के लिए भी आपने क्या लगाया बेटा, दैट लगाया। ठीक है भाई, आए समझ में। इसीलिए बेटा क्या होता है कि मैं एग्जाम्पल्स जो है आपके लिए वो हर पॉइंट का एग्जाम्पल जरूर लिखता हूं, क्योंकि द बेस्ट एग्जाम्पल इज द बेस्ट टीचर इन इंग्लिश। इंग्लिश में तो अच्छा एग्जाम्पल ही अच्छा टीचर है। ठीक है जी, वेरी गुड। तो बेटा लिटिल का मीनिंग क्या होता है, फ्यू का क्या होता है, फ्यू क्या है, द लिटिल क्या है, सारी चीजें बाद में हम सीखेंगे। यूज ऑफ नन भी सीखेंगे मेरे बच्चे, सब जानना है हमने, चिंता मत करो। तो आसान हुआ। देखो बेटा अगला एग्जाम्पल इसी के नीचे लिखिएगा,
मैं बोल दूं, ठीक है, मैंने बोला ऑल द बॉयज, हाँ, दैट या हु have या has been invited, oh ho, आहा, अरे नमस्कार सर, कैसे हो? चलो बेटा यहां तक कॉपी करो, हमारे प्यारे जिगर के टुकड़े आ गए, हम गले मिलने फिर। अच्छा बेटा आ जाओ। देखो हम क्या कर रहे थे, आधा ही अधूरा बीच में छोड़ दिया हमने, आगे आ गया मेरे दोस्त, कि ऑल द बॉयज दैट हु हैज या हैव बीन इनवाइटेड, हाँ, आर या इज माय मित्रों। बताओ क्या होगा बेटा? राकेश सर आ गए थे, अभी मैथ्स परसेंटेज लिए उन्होंने क्लास। देखो जी ध्यान से सुनेगा, ऑल द बॉयज दैट हु, या अब देखो बॉयज के लिए क्या लगाओगे आप बेटा? खाली द बॉयज होता तो दोनों सही थे, हुआ, लेकिन ऑल द बॉयज, डू 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 डू, ऑल द बॉयज, वेरी गुड। तो आपने क्या बोला बेटा? अब बेटा ज्यादा लौंडा है तो आर वही लगाएंगे, हैज का है लगाएंगे, ठीक है, वेरी गुड। फिर ज्यादा है तो आर माय फ्रेंड्स। तो ऑल के लिए भी आप क्या लगाते हो बेटा? दैट लगाते हो। बहुत अच्छे बेटा, बहुत ही प्यारे बच्चे हो। तो ये भी हमें समझ में आ गया सर, ये भी हमारी नजरों से बच ना पाया। आ जाओ मेरे बच्चे, अब हम क्या करते हैं, एक बार इनकी लिस्ट, ठीक है, यहां पर लिख लेते हैं। क्या आ गई? सुपरलेटिव डिग्री, द सेम, द ओनली, अब ध्यान से सुनो, द सेम, द ओनली, हमने लिखा, वेरी गुड। फिर आया बेटा दिमाग में ऑल आ जाए, फिर आया नन आ जाए, सभी या कोई नहीं, सभी या कोई नहीं। तो आप ऑल के लिए, नन के लिए आप क्या लगा रहे हैं? इसको लगा रहे हैं। फिर मैंने बोला मेरे बच्चे कि फ्यू की कैटेगरी ले लो, चाहे फ्यू हो, इनके यूज सिखाऊंगा मेरे बच्चे, चाहे आप फ्यू हो, चाहे द फ्यू हो, सिखाऊंगा इनको क्या फर्क है, बाद में डेटरमिनर टॉपिक में इनका मीनिंग क्या है, ठीक है ना, इनमें फर्क क्या है। अभी सिर्फ लिख लीजिए, लिटिल हो, आ लिटिल वा हो, द लिटिल वा हो, कलेक्टिव नाउन हो, कलेक्शन, कलेक्टिव नाउन होता है ना, द गवर्नमेंट, द जूरी, तो इस तरीके से हो, ठीक है बेटा। तो मेन जो पार्ट है आप ये देख पा रहे हो, इनके लिए आपने क्या लगाया बेटा? ठीक है, आसान काम हो गया मेरे बच्चे, कोई दिक्कत वाली बात। सो मुबारक हो बच्चा पार्टी, आपने यूज ऑफ दैट को भी बेटा बहुत अच्छे तरीके से जान लिया। तो अब मुझे बताइए आपके कितने प्रोनाउन हो गए बेटा? चार, चार रिलेटिव प्रोनाउन आपने खत्म किए, जिसमें आपने क्या क्या पढ़ा सर? हमने यूज ऑफ हु, होम, विच और दैट, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बेटा हम क्या करेंगे? अब हम पजेशन दिखाएंगे, एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे जो कि पजेशन के लिए बना है, कि आपने हु होम तो दिखाया, अब इंसान की पजेशन कौन दिखाएगा सर? तो अब आप प्यारी सी हेडिंग डालोगे बेटा, यूज ऑफ हुज, और ये क्या दिखाएगा बेटा? पजेशन। आप क्या लिखोगे? यूज ऑफ हुज, ठीक है। और हुज क्या होता है बेटा? ये दिखाएगा आपकी पजेशन, पजेशन का मतलब क्या होता है बेटा? अधिकार, पजेशन का मतलब क्या होता है? अधिकार, ठीक है। ठीक है, क्या अधिकार है गौरव? डाउट लिख मेरे बच्चे, कौन सा डाउट आगे लिखो।
देखिएगा सर, पोजेशन है, अधिकार दिखाएगा। अधिकार का मतलब क्या हो गया बेटा? अधिकार का मतलब जैसे आपने सिखाया था हमें, हिज है, माई है, अवर है, देयर है। अब ये इंसान है बेटा, और इंसान की पोजेशन आप हुज से दिखा रहे हो, तो इसकी जरूरत कैसे पड़ी, कैसे ये यूज होगा? चलो आप इसको एक बार समझने की कोशिश करना बेटा। जो ये बंदा है, हाँ, आप इसको दो तरीके से यूज कर सकते हो। या तो आप हुज लगा लो, हाँ, या ऐसा भी हो सकता है कि हुज के बाद आप कोई नाउन लगा लो। ये दो तरीके से ऐसे यूज कर लिया जाता है। पोजेशन में या तो आप हुज लगा लो, या हुज के बाद अपने आप में कोई नाउन लगा लो। ये दोनों के दोनों ही चीजें अपने आप में सही हो जाती है। तो हुज या हुज के बाद कोई ना कोई नाउन, कोई एक चीज नहीं, दोनों ही चीजें अपने आप में सही हो जाती है। एक बार इसको आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा क्या है, ठीक है? क्या है? जैसे अगर मैंने ये बोल दिया बेटा, दिस इज द बॉय, हाँ, एंड द बॉयज फादर इज अ डॉक्टर। बेटा अब इस सेंटेंस को आपको एक सेंटेंस बना के लिख देना है। तो आप क्या करोगे? ऐसी कॉपी करोगे। आप बोलोगे सर मेरे पास आइडिया है जो ये है। हां बेटा, मैं इसी के लिए तो हुज लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे खाली बॉय नहीं दिखाना है कि मैं हु बॉय लिख दूंगा, या मैं हु फादर लिख दूंगा, या मैं हुम फादर लिख दूंगा। नहीं। अब इसके लिए क्या होगा बेटा कि आपने बोला सर देखो कितना आसान हो गया, दिस इज द बॉय। हां सर, मुझे यहां पर पोजेशन दिखानी है बेटा, मुझे यहां पर पोजेशन दिखानी है। मुझे यहां पर यह नहीं करना कि मैं वहां उसे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दिखाऊंगा कि हु या हुम का मैं प्रयोग करूंगा। इसीलिए बेटा इस पोजेशन के लिए मैंने यहां पर लिखा है, दिस इज द बॉय हुज फादर इज अ डॉक्टर। दिस इज द बॉय हुज फादर इज अ डॉक्टर। तो आज आपको बहुत आसानी से समझ आ गया ये हुज कैसे पैदा हुआ। अरे सर ये तो बस पोजेशन के लिए ही आ गया है। तो काम मुश्किल है, काम बहुत आसान है, काम बहुत आसान। द लिटिल मनी वाला सेंटेंस में दैट सब्जेक्ट है, अरे गौरव वो तो इतना लिख रहा है मेरे बच्चे उसमें है। एक तो बात लिख रहा, सर डाउट नहीं लेते, एटलीस्ट ये बता दीजिए। मेरे बच्चे, मैं डांट नहीं रहा तेरे को, बट लॉजिकल सोच तो एक बार। कहाँ गया द लिटिल वाला मनी वाला क्वेश्चन? आ जाओ बेटा, एक बार इस छोटे बच्चे को मैं समझा दूं एक बार। कहा ये रहा भाई मेरे। एक बात बता, ही हैज द लिटिल मनी दैट हिज फादर गेव हिम। क्या दिया उसके पापा ने? पैसा दिया। तो इस देने का ये क्या बना? ऑब्जेक्ट बना। अब ये छोटी सी बात तू पहचान नहीं पा रहा है बेटा। हरकत तेरी ऐसी है कि टीचर के लिए लिख रहा है, सर आप डाउट तो नहीं ले रहे, एटलीस्ट सेंटेंस में बता दीजिए ऑब्जेक्ट है क्या। मतलब ब्लेम टीचर को करना है, और ये दो कोड़ी की बात तेरे दिमाग में बैठी नहीं। स्टार्टिंग से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बच्चों की तरह मैं सिखाता हूं। इसका मतलब मेरे बच्चे, रिवीजन आपका बिल्कुल जीरो है। दुख होगा ना? दुख होगा ना टीचर को? फिर कुछ तो शर्म कर। अगर साथ साथ रिवीजन रखेगा बेटा, तो आपको लग रहा है ये छोटे छोटे डाउट आपको आएंगे? बिल्कुल भी नहीं आएंगे, बिल्कुल भी नहीं आएंगे। इस बात को अपने दिमाग में बैठा के चलो, और वो भी मेरी क्लास में, जहां मैं एक एक बात को बड़े प्यार से, स्वभाव से, बहुत अब होता है ना एकदम बच्चों की तरह, एकदम छोटे बच्चों की तरह आपको हर चीज समझाता हुआ चल रहा हूं। वहां वहां हिंदी ऑब्जेक्ट क्या हो गया? फिर दो ऑब्जेक्ट ना लिखें? दो ऑब्जेक्ट ना लिखें फिर किसी वर्ब के? दो ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते? और उसने पेंसिल और किताब खरीदी तो नहीं होंगे दो ऑब्जेक्ट? तो खाली पेंसिल को ऑब्जेक्ट बोले? क्या दिया? पैसा दिया। किसको दिया? उसको दिया। तो दो ऑब्जेक्ट ना लिखें फिर हम? तो इन बातों को दिमाग में बैठाओ बेटा। डाउट आप पूछते हो या रिपीट करने को, जब भी कोई बच्चा बोलता मैं तुरंत रिपीट करता हूं। ये नहीं है कि डाउट पूछ लिया तो मैंने आपको डांट दिया। मेरी बात को बिल्कुल अदरवाइज मत लेके जाना मेरे बच्चे। मेरे लिए हर एक बच्चा एक समान है। जैसे माँ बाप के लिए कोई बच्चा छोटा हो या बड़ा हो, ये थोड़ा ना बोलेगा छोटे वाला बच्चा अच्छा लगता है कि बड़े वाला। उनके लिए दोनों है। लेकिन मेरे आपसे कहने का मतलब है, आपसे नहीं सभी बच्चों से ये मतलब है कि क्लास को एकदम शिद्दत से पढ़ो बेटा, ठीक है? कोई टीचर आपको प्रोनाउन नहीं करा के देगा इस लेवल पे। दिखता है कभी ऑनलाइन में आपको कोई भी टीचर इस लेवल पे प्रोनाउन समझा के चलता है? मेरे बच्चे, चैलेंज करके बोल रहा हूं, 6 से 7 क्लास में प्रोनाउन खत्म कर देते हैं टीचर, ठीक है ना?
तो हमने क्या करनी है, हमने एक दूसरे की रेस्पेक्ट करनी है, मुझे आपकी और आपको मेरी, मतलब कंटेंट की। कि बहुत अच्छे से बस हम रिवीजन रखेंगे सर आपके साथ, तब आएंगे बेटा 100% मार्क्स, ठीक है। और यही कहकर आपके दोस्त ने मेरे पास आपको भेजा होगा, ठीक है बेटा। चलो आगे फिर से माहौल सेट करते हैं। इसका मतलब जो ये हुज पैदा हो रहा है उसकी डेरिवेशन समझ में आई। हमें डेरिवेशन जरूर समझनी है, ये कहां से, एकदम से तो नहीं टपका होगा, एकदम से तो नहीं पैदा होगा, हमें सीखना पड़ेगा। तो क्या देखा बेटा, देखो इसके बाद नाउन आने लग रहा है, हुज फादर, है ना। चलो अब मैंने बोल दिया, डन है। अब मैंने ये बोल दिया आसान, क्या बोल दिया बेटा, मैं यहां पर ये बोल दूंगा इसी के लिए कि यहां तक कॉपी होगा ना, इसके नीचे एक हिंट कॉपी करना बेटा, हिंट, आखिर एक हिंट कॉपी करना। आपके लिए एक बहुत प्यारी मैं हिंट बना रहा हूं, वो हिंट क्या है ध्यान दीजिएगा बेटा। आप सब्जेक्ट के तौर पे तो यूज करते थे ही को, है ना, जब आपको सब्जेक्ट बनाना होता था तो आप ही ले आते थे बेटा। आप हिम लिखते थे जब आपको ऑब्जेक्ट बनाना होता था, साथ साथ कॉपी रखना है आपने, ठीक है। और मेरे बच्चे आप हिज लिखते थे जब आपको पोजेशन दिखाना होता था। और ये जो हिज है ये दो तरीके से यूज होता था, इसकी स्पेलिंग कभी नहीं बदलती थी। एक ये वाला हिज होता था, हाँ, जिसके बाद क्या आता था, कोई ना कोई नाउन आ जाता था। और एक हिज और होता था बेटा जिस पर एक ही एस लगता था, एक और एस नहीं लग पाता था। आप इसको प्रोनाउन की तरह यूज करते थे और इसको आप एक तरीके से डेटर्मिनर की तरह यूज करते थे जो नाउन से पहले होता था। तो कौन सा सही, दोनों। तो क्या दोनों में इसकी स्पेलिंग बदलती थी या दोनों में इसकी स्पेलिंग सेम रहती थी? आपने बोला सर दोनों में इसकी स्पेलिंग सेम रहती थी, इसकी स्पेलिंग कभी नहीं बदली, ठीक है, वेरी गुड। वही चीज जरा यहां देखो बेटा, आपको नहीं लग रहा आपके साथ ऐसा ही हो रहा है? जब आपको ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जरूरत है तो आप ही लगा रहे हो, मेरे बच्चे ही का ऑब्जेक्टिव केस अगर जरूरत पड़े तो आप हुम कर दे रहे हो, और मेरे बच्चे जब पोजेशन की जरूरत पड़े तो आप हुज कर दे रहे हो। तो बेटा हुज भी ऐसा ही नहीं हो गया, हुज, हुज इज, ऐसा तो नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा जो हुज है मेरे बच्चे, वो हुज के बाद आप क्या लगा सकते हो, नाउन भी लगा सकते हो। और मेरे बच्चे हुज की स्पेलिंग सेम है, आप उसे विदाउट नाउन भी ऐसे यूज कर सकते हो। मैं गलत तो नहीं मेरे बच्चे? अब इस हिंट के दम पे मैं आपको सब सिखा जाऊं। ऐसा होता था हर, हर्स, देयर, देयर्स, योवर, योवर्स, लेकिन हिज की स्पेलिंग नहीं बदली, ऐसे ही हुज की स्पेलिंग नहीं बदली बेटा, ठीक है, वेरी गुड। अब एक बात को बड़ी ध्यान से समझने की कोशिश करो मेरे बच्चे। अगर मैं इस बात को ये लिख दूं, दिस इज द स्टूडेंट या दिस इज द बॉय, हाँ, एंड हिज इज अ न्यू कार, बताओ तो क्या ये सेंटेंस गलत हुआ? ये सेंटेंस बिल्कुल सही हुआ। दिस इज द बॉय एंड हिज इज अ न्यू कार, ये लड़का है और इसकी एक नई गाड़ी है। आसान हो गया। तो बेटा अगर मैं इसको जोड़कर लिखना चाहूंगा मेरे बच्चे, अगर मैं इसको जोड़कर लिखना चाहूंगा तो मैं ये लिख सकता हूं कि इस कंजंक्शन की रिक्वायरमेंट को मैं खत्म करूं तो बेटा इस सेंटेंस को मैं ऐसे लिखूंगा, दिस इज द बॉय हुज इज अ न्यू कार, दिस इज द बॉय हुज इज अ न्यू कार, ठीक है बेटा। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि ऐसा लग रहा है जैसा उसकी जगह मैंने हुज लिख दिया, इसलिए मैंने कहा ये, ठीक है। तो कहानी में क्या ट्विस्ट है, इसकी स्पेलिंग नहीं बदली, देख से बाकियों की स्पेलिंग बदलती थी बेटा। अगर मैं ये बोल दूं यहां लड़की होता, दिस इज द गर्ल, तो आप क्या करते, एंड हर्स इज अ न्यू बुक, ऐसा करते ना आप, ये वो लड़की है जिसकी नई किताब, आप ऐसा करते ना बेटा, हर लिखते या हाँ हर्स लिखते, हर इज अ न्यू कार, हर इज अ न्यू कार, हर इज अ न्यू बुक, नहीं आप हर्स लिखते। फिर आप जब इसकी डेरिवेशन बदलते, क्योंकि हिज की स्पेलिंग तो बदलते ही नहीं दोनों में, तो आप करते दिस इज द गर्ल, हाँ मेरे बच्चे। अब आप क्या करते, एंड और हर्स को जोड़ते, अब भी तो वो हुज ही आएगा क्योंकि इसकी स्पेलिंग नहीं बदलती, हुज इज अ न्यू बुक। इसीलिए चीजों को भी बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ता है बेटा, ध्यान से लेके चलना पड़ता है ताकि आपको जिंदगी में मजा आए सीखने में। तो इसीलिए मैंने बोला जो हिज है वो उसका सहारा क्यों लिया हिंट के लिए, क्योंकि बेटा बाकी तो बदलते हैं, हर, हर्स, योवर, योवर्स, देयर, देयर्स, ठीक है, वेरी गुड। तो ये बहुत आपके लिए आसान। तो ऐसे ही मैंने कहा मेरे बच्चे, हुज को आप ऐसे यूज कर लो या हुज को आप ऐसे यूज कर लो, तो अब तो हुज में कोई गलती नहीं होगी,
कॉपी करो। ठीक है, अब मेरे बच्चे ने पुराना रिवाइज ही नहीं किया, भाई चैलेंज है मेरा, उसको ये एग्जाम्पल ही समझ नहीं आएगा। उस बच्चे को एग्जाम्पल समझ नहीं आएगा बेटा। उसको क्यों नहीं एग्जाम्पल समझ, उसको पुराने रिवाइज नहीं है, उसको यही नहीं समझ आ रहा है ही सीजन न्यू कार क्यों सही है, उसको यही नहीं समझ आ रहा हर सीजन न्यू कार क्यों सही है, तो उसको काहे का समझ में आ जाएगा ये। जब उसको पुराना ही याद नहीं है तो नया क्या सीख लेगा वो। सिंपल सी बात है बेटा। जिनको पुराना याद हो उन्होंने बोला हाँ सर इसमें कौन सी तोपे चल गई, आसान सा तो काम है, समझे बेटा। कॉपी करो। सुपरलेटिव डिग्री और नॉन डिफाइनिंग नहीं बेटा, सुपरलेटिव डिग्री अगर आ गई तो दैट आएगा ही आएगा, फिर डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग कैसे हो जाएगा, डिफाइनिंग ही होगा वो तो। कहानी सुनो ज़ुबान। हो गया बेटा, चलो जी। अब कहानी क्या बनती है बेटा कि ये तो बहुत आसान काम हो गया, लेकिन इसमें मेरे बच्चे मैं आपको एक दर्शन कराता हूं, ठीक है। दर्शन करता हूं एक चीज के जो बहुत ही भयंकर लेवल पे आपको निचोड़ के रख देगी। ये है अगला इसी का कॉन्सेप्ट।
क्या? अगर, लेकिन इसके लिए बेटा जिसने पुराना रिवाइज किया होगा ये कॉन्सेप्ट उसी को समझ आएगा, नए बच्चे को समझ नहीं आएगा। ठीक है बेटा, देखो जी क्या है, मैंने आपको समझा, हाँ सब ले आओ सब। देखो जी, हाँ आ गया, आप आ जाता बेटा। मैंने क्या सिखाया था, जब आर्टिकल द आता है और इसके बाद नाउन आता है तो उसके बाद ऑफ आता है, सिखाया था कि नहीं सिखाया था? सिखाया था कि नहीं सिखाया था? वेरी गुड। तो इसके बाद जो आता है, हाँ, तो ये जो दा होता है ये पोजेशन दिखाता, ऑफ जो होता है ये पोजेशन दिखाता है। सिखाया था कि नहीं सिखाया था? सिखाया था। इसके बाद जो आप लिखते हो वो ऑब्जेक्टिव केस लिखते हो, सिखाया था कि नहीं सिखाया था? सिखाया था। तो आप क्या लिखते हैं? हिम, है ना, देम, मी, ऐसे, है ना? सिखाया था कि नहीं सिखाया था? सिखाया था। आ जाओ, ये चीज होती है बेटा, ठीक है। तो अगर आर्टिकल द हो तो ये हालत है। लिख के देखिए इसको, क्या है? देखो बेटा ये क्या है, जैसे जब हम ये करते हैं ना बेटा, द फादर ऑफ, द फादर ऑफ आई या द फादर ऑफ मी, ठीक है, द फादर ऑफ आई या द फादर ऑफ मी इज अ टीचर। क्या बोलोगे बेटा? द फादर ऑफ मी या द फादर ऑफ आई? क्या बोलोगे? द फादर ऑफ मी इज अ टीचर। आई तो नहीं बोलोगे। द फादर ऑफ मी इज अ टीचर का मतलब क्या हुआ? माई फादर। ठीक है, द फादर ऑफ मी या माई फादर इज अ टीचर, है ना बेटा? द फादर ऑफ मी इज अ टीचर सिखाया था बेटा। बेटा इसी को आप क्या लिख सकते हो? माई फादर, माई फादर इज अ टीचर। देखना अभी क्या करने वाला हूं, इसी के तो ऐसे लिख सकते हो, है ना? द फादर ऑफ हिम इज अ टीचर, तो हिज फादर इज अ टीचर। देखना अभी, देखना मैं क्या एकदम बम फोड़ूंगा मैं। द फादर ऑफ ही या द फादर ऑफ हिम इज अ डॉक्टर, क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर द फादर ऑफ हिम, द है ना, तो उसके पिता। अच्छा, इसी बात को उसके पिता, द फादर ऑफ हिम को आप कैसे लिख सकते हो? हिज फादर, उसके पिता। सर आप क्या सिखाना चाह रहे हो? अरे सर बम फोड़ना चाह रहे हैं, देखो अभी फोड़ेंगे। हिज फादर, हा 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 हा, यहां से मैं एक बात सिखा गया तुम्हें। क्या? देखो बेटा, ठीक है, बेटा चंचल बिल्कुल दैट का ही प्रयोग करेंगे। नॉन डिफाइनिंग में सुपरलेटिव डिग्री कभी आएगी ही नहीं, आ ही नहीं सकती बेटा। वो हमेशा डिफाइनिंग में ही होगी सुपरलेटिव डिग्री ना, क्योंकि ऑटोमेटिकली उसको डिफाइन आप करो। ठीक है, ठीक है सर। इस बात से आप क्या सिखाना चाह रहे हो? बेटा इस बात से मैं एक चीज आपको सिखाना चाह रहा हूं, बात को बड़े ध्यान से सुनो मेरे बच्चे। मैं ये कह रहा हूं, इसका मतलब माई फादर बराबर है द फादर ऑफ मी के। हाँ, तो इससे मैंने एक इक्वेशन बना दी। क्या? इसका मतलब आप पॉजेसिव डेटर्मिनर लिखिए प्लस आप वहां नाउन लिखिए। हाँ, वो बराबर होगा द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस ऑब्जेक्टिव केस के। अरे यही तो कह रहा हूं, सुन रहा है ना तू? यही तो कह रहा हूं बेटा। मतलब इसलिए मैंने कहा अगर मैं यहां हिज, हाँ, फादर लिख रहा हूं, या चलो मैंने हिज फ्रेंड लिख दिया, हिज फ्रेंड, हाँ, बराबर है द फ्रेंड ऑफ हिम, द फ्रेंड ऑफ हिम। यही तो कह रहा हूं। अरे कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं ये, हाँ कि ना?
ठीक है, सो यही तो कह रहा हूं मैं, हिज फ्रेंड इज अ डॉक्टर या द फ्रेंड ऑफ हिम इज अ डॉक्टर, तो दोनों बात अलग अलग है, सेम है, सेम। अगर मैं ये कह रहा हूं मेरे बच्चे, तो अब एक बात बताइए, इसी पोजेशन की जगह, इसी पोजेशन की जगह तो आप हुज लिख रहे हो, अरे हिज की जगह हुज लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। इसका मतलब हुज फ्रेंड का मतलब हो गया द फ्रेंड ऑफ हुम। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस है और ऑब्जेक्टिव केस में लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। ठीक है, अब मेरे बच्चे पेपर में अगर एक ऐसा क्वेश्चन आ गया, मैंने बोल दिया दिस इज द स्टूडेंट, ठीक है, ये ऐसे कर लेता हूं, आई नो द स्टूडेंट, मैं उस स्टूडेंट को जानता हूं, आई नो द स्टूडेंट, मैं उस स्टूडेंट को जानता हूं, हुज फादर इज अ टीचर या हुज फादर इज अ डॉक्टर, जिसके पिताजी डॉक्टर हैं, तो इससे तो आप पेपर में नो एरर कराओगे। लेकिन मेरे बच्चे अगर पेपर में ये दे दिया आई नो द स्टूडेंट, हाँ, आई नो द स्टूडेंट द फादर ऑफ होम, द फादर ऑफ होम इज अ डॉक्टर, तो ये भी तो सही है मेरे बच्चे। अरे ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? मजा आया इंग्लिश का मैथ बनाने में? तो हुज फादर को द फादर ऑफ होम लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये दोनों ही नो एरर होंगे बेटा पेपर में। यहां बच्चों की खोपड़ी घूम जाती है, सर रिलेटिव प्रोनाउन तो उसके बाद आना था, सर हुम वहां चला गया, सर ये हो गया, सर वो हो गया, सर, मैंने बोला भाई साहब डीपली पढ़ना पड़ेगा, डीपली पढ़ना पड़ेगा। वाह, हाँ भाई, कॉपी कर लो, करने दे लो, कॉपी तो करोगे बेटा। भाई ये मेरी ये चमत्कार है, इसके लिए कॉन्सेप्ट सीखे जाते हैं। बैक बैक क्या करूं भाई, ये तो हो ही गया कॉपी ना, इतना मजा नहीं चलेगा बेटा क्लास में, इतना तो साथ साथ कॉपी हो जाएगा। रिटायरमेंट, बूढ़ा आदमी थोड़ी ना है तू, उतने में भी कॉपी नहीं कर पा रहा है बेटा, बुढ़ा गई हो तुम, डंडा मारे। हो गया बेटा कॉपी, आ जाना लल्ला। एक और जादू देखोगे, एक और जादू दिखाएं बेटा। तो मेरे बच्चे में यही तो कह रहा हूं, द प्लस नाउन ऑफ ऑब्जेक्टिव केस, अगर ये तो ऑब्जेक्टिव केस वूम भी आ जाएगा फिर। हु का तो कोई उद्देश्य नहीं है, तो हुज फादर, द फादर ऑफ हुम। आओ बेटा एक और अगला कॉन्सेप्ट। भाई ऐसे लिखते थे, ऐसे लिखते थे, वेरी गुड, जिसका मतलब क्या होता था, वन ऑफ, है ना, वन ऑफ। चलो जैसे बेटा एग्जाम्पल सुनो, वन ऑफ हर फ्रेंड्स, वन ऑफ हर फ्रेंड्स
इज अ डॉक्टर, उसके दोस्तों में से एक दोस्त डॉक्टर है, यही तो है ना बेटा। वन ऑफ हर फ्रेंड्स इज अ डॉक्टर, सही है, ठीक है, वेरी गुड। और आप इसको क्या लिख सकते हो, उसके दोस्तों में से एक दोस्त, एक दोस्त मतलब अ फ्रेंड ऑफ, लेकिन अब फ्रेंड ऑफ क्या था, हर्स, क्योंकि हर फ्रेंड्स को छोटा करके क्या लिखोगे, हर्स इज अ डॉक्टर, आगे नहीं था, वेरी गुड। लेकिन अगर ये यहां पर हिज हो तो वन ऑफ हिज फ्रेंड्स इज अ टीचर, हाँ। लेकिन मेरे बच्चे अगर मैं इसे लिखूंगा तो आप फ्रेंड ऑफ हिज, तो वो हिज की स्पेलिंग चेंज हुई या नहीं हुई, क्योंकि इस पर एक और एस नहीं आता बेटा, हिज ही रहेगी स्पेलिंग, इज अ टीचर। बताओ लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, लिख सकते हो सर, ठीक है। इसका मतलब मेरे बच्चे जब ये आने लग रहा है तो हुज भी तो आएगा छोटे, यहां लिख लो उसको। अरे जब, ठीक है, जब इसमें आप लिखोगे बेटा तो आप यही तो करोगे बेटा, हुज, वेरी गुड, आया मजा। अब देखो ऊपर तो हो गया होगा कॉपी। तो मेरे पुत्र अगर मुझे बोलना हो ये वो लड़का है जिसके दोस्तों में से एक दोस्त टीचर है, फिर क्या करोगे, ये वो बंदा है जिसके दोस्तों में से एक दोस्त टीचर है, ये वो प्लेयर है जिसके दोस्तों में से एक प्लेयर जो है एक टीचर है, सो मैं क्या बोलूंगा, दिस इज द प्लेयर, दिस इज द प्लेयर, हाँ। अब आप क्या कर दोगे यहां, दिस इज द प्लेयर, हाँ, अ फ्रेंड ऑफ हुज, दिस इज द प्लेयर अ फ्रेंड ऑफ हुज इज अ टीचर, दिस इज द प्लेयर अ फ्रेंड ऑफ हुज इज अ टीचर, अ फ्रेंड ऑफ हुज इज अ टीचर, हाँ। अब आया ना, दिस इज द प्लेयर अ फ्रेंड ऑफ हुज इज अ टीचर। बेटा इसको कैसे समझ पाओगे तुम, ऐसे समझ पाओगे जिसको पुराना याद है। तो गलत हुआ सही हुआ मेरे बच्चे, ये सही हुआ, कॉपी करो बेटा। आया मजेदार चीज, ये है बेटा। अब शांति से पहले कॉपी करो। तो बेटा आर्टिकल ए आएगा तो क्या होगा, द आएगा तो क्या होगा, वो आपको पता होना चाहिए। करो जी कॉपी यहां तक। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास बहुत लेंदी थी बेटा, ये आज की क्लास आपको दोबारा रिवाइज करनी पड़ेगी मेरे बच्चे, बिल्कुल हवाबाजी नहीं चलेगी बेटा, बिल्कुल हवाबाजी नहीं चलेगी, आपको रिवीजन करना पड़ेगा। तो बेटा हमारा हुज भी खत्म हुआ। तो आप पोजेशन दो तरीके से दिखा सकते हो, हुज फ्रेंड, द फ्रेंड ऑफ हुम। हर से यहां प्लूरल को दिखाएगा बेटा। ये तो पुराने पाप है, जिनको ये नहीं समझ आ रहा, अगर ये नहीं समझ आया तो पुराने पाप है, इसका मतलब आपने तब देखा ही नहीं, ये तो तब की कहानी। ठीक है बेटा, चलो। तो आज की क्लास आपको क्या करनी है, दोबारा देखनी, दोबारा से उसको क्या करना है बेटा, रिवाइज करना है। किन बच्चों को, जिनकी इंग्लिश वीक है। लेकिन बेटा ये बात ध्यान रखना, अगर मेरे बच्चे आपने क्लास दोबारा नहीं देखी, आप ज्यादा अपने आप में एटीट्यूड में आ गए कि क्या जरूरत है, दिमाग खाली हो जाएगा। समझ में आई बात। तो प्रोनाउन को शनिवार इतवार है, जो जो बच्चे की इंग्लिश वीक है, प्रोनाउन की पहली क्लास से देख डालो स्पीडोमीटर पे लगा के,
सारा प्रोनाउन ऐसे खड़े मिले मुझे मंडे को। सर एक एक चीज याद है, 2 दिन का बहुत प्यारा समय है। प्रोनाउन आसान टॉपिक नहीं है बेटा, तपना पड़ेगा। टॉपिक इंग्लिश में कोई भी आसान नहीं है, हर टॉपिक में बहुत सारा सीरियसनेस आपको अपनी दिखानी पड़ेगी। तो सारा रिवाइज करके मुझे मंडे को एकदम मिलोगे। अब आप मुझे 3 बजे मिलोगे, फिर आप मुझे 7:30 बजे मिलोगे। 7:30 बजे रात को वोकैब की क्लास में एनर्जेटिक हो। 3 बजे स्पोकन का बैच है। आज भी डेमो यूट्यूब पर लास्ट डेमो चलेगी, उसके बाद हम बंद करेंगे यूट्यूब की डेमो। ठीक है, 1-2 डेमो बहुत है। जिन्होंने बैच नहीं लिया है स्पोकन वाला, अपना एक बैच ले। कल आपने जलवे देख ही लिए हैं बेटा स्पोकन के, बहुत आसानी से जलवे चल रहे हैं उसके। क्या जलवे चल रहे हैं कि बहुत प्यारा बैच है, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आपके पास ये बैच पेश करेगा। तो कोई भी बच्चा मुझे बिल्कुल मजाक मस्ती में ना देखे, बहुत आराम से रिलैक्स करोगे बेटा 1 घंटा, और बहुत प्यार से आप चीजों को सीखोगे। ठीक है, तो अब हम मुलाकात कब करेंगे? 3 बजे मिलते हैं। यूट्यूब पर भी क्लास होगी इसकी आज, ठीक है, और ऐप पर भी होगी एक डेमो। जिन्होंने नहीं खरीदा अपना फटाक से बैच ले। ठीक है, और मेहनत करने के लिए तैयार हो जाए। बहाने नहीं, नेट खत्म हो गया, खत्म हो, कोई नहीं सुन रहा बेटा, कोई नहीं सुन रहा है बहाने। ठीक है, अपने मेहनत से मुंह मत चुराओ, हर तरीके से अपने आप को तैयार रखो। ठीक है बेटा, चलिए मेरे बच्चे, बाय बाय, टेक केयर।